अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो ये वाला पेज आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से अपलोडेड है, और इसका जो लास्ट पेज है इसी स्लाइड में, जस्ट मिनट, इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ जी। ये वाला, ये ग्रामर्स रूल, लुक एट दैट। उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेन पर्पस ये था आप लोगों के लिए कि मैं ग्रामर्स रूल के ये 3 केसेस आप लोगों को दे रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस, ये वाला जो तीनों केसेस हैं ग्रामर्स रूल के, इनको ज़रा वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा कर देखिए, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि क्या ये तीनों के तीनों स्टेप्स ग्रामर्स रूल के उन 10 क्वेश्चंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। उसमें ये है कि लेट ax इज इक्वल्स टू बी, देन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कोई सी भी हम लोगों ने ले ली। सब बच्चों को पता है कि ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, एक्स आपके पास अननोन कॉलम वेक्टर होता है, बी आपके पास नंबर्स ही होते हैं, इनको भी कोफिशिएंट्स ही बोलते हैं। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी और द अननोन्स विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। A1 determinant over its over A determinant, A2 over A determinant, A3 over A determinant. आप जिस तरीके से सेम लाइक द गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, same like in the Cramer's rule, you are 3 procedures, you are 3 cases to find the solution of the system of sorry, linear equations. Case number 1, if A determinant is equals to 0 and sum of AI's, AI का मतलब 1 2 3, obviously आपके पास 3/3 ऑर्डर तक का ही यूजुअली सिस्टम है, is non-zero, then system 1 is inconsistent, and it is inconsistent means the system has no solution. ठीक है, कब? when A mod is equals to 0 and sum of AI is non-zero, then system 1 is inconsistent, that is it doesn't have a solution. आप लोगों को ये बात पहले से ही पता है। Case number 2, if A determinant is equals to 0 and all the AI's determinants are zeros, then system 1 has infinitely many solutions or consistent. इसको consistent भी बोलते हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंट का मतलब है इस केस नंबर 2 में को आप लोग ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपके पास ए आईज भी 0 आ गए और डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया। 0 over 0 विल गिविंग यू 0 1 मोर टाइम, तो आप लोग इसको कंसिस्टेंट कह लें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कह लीजिए, या इसको ज़ीरो सॉल्यूशन कह लें। इसको अब आप लोगों ने पहले फुलफिल करना है, चेक करना है, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे बात कीजिएगा, ताकि मैं आपको बोर्ड पर शेयर करके फिर बताऊं। इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 and AI is also not equals to 0 and sum of AI's may be 0, कोई एक ए, जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 फाइंड आउट कर रहे हो, A1 आपके पास 0 आ जाता है, A2 आपके पास 1 आ गया, A3 आपके पास -2 आ गया, then those type of system is consistent and have a unique solution. जिस भी सोल्यूशन का सिस्टम आपके पास आता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ज़ीरो सोल्यूशन भी आ जाता है, वो भी ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करता है ना, तो वो भी आपके पास कंसिस्टेंट होता है, बट ये तीनों के तीनों केसेस वहाँ पर वेरी करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इन तीनों केसेस को अपने उन 10 क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करना है, वेरीफाई करना है, और उसके बाद मुझे बताना है कि क्या ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो मैं अब आपको ये भी बता दूं कि ये 4 मेथड्स हैं आप लोगों के पास
Cramer's rule, matrix inversion method, Gauss elimination method, Gauss-Jordan elimination method, through which you can find out the solution of system of linear equations. And three types of solutions are there. Either the solution is unique, आपके पास the system has no solution, and the system has infinitely many solutions. तो आप लोगों को वो काम देने का मेन पर्पस ये था कि उसके बाद हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना है. चलिए नेक्स्ट आ जाए जरा. नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को पहले शेयर कर दूं. चलें जी, ये देखिए. हाँ जी जी क्लास, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं. प्रॉपर्टीज किस चीज की? एक्चुअली ये पेजेस थोड़े से अप एंड डाउन हुए हुए थे, इनको बाद में ज़रा ठीक कर लें. नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, वो हमारे पास दैट इज़ नोन एज द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स. ये देखिए, ये पढ़ा जाता है. पेजेस थोड़े से पुराने थे एक्चुअली, तो दैट्स वाई इनको यूज़ करने में जब मैंने अपलोड किया तो ये इनका इस किस्म का रिजल्ट आ रहा था. अदरवाइज ये आ जाता है आपके पास. ये देखिए अब आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स. लेट A is equals to Aij be a given n cross n matrix. Consider the vector equation. To find, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रॉपरली इंट्रो देने लगी हूँ आइगन वैल्यूज का एंड आइगन वेक्टर्स का. What are the eigenvalues and eigenvectors? This is the basically eigenvectors and eigenvalues are the extension of the matrices and determinants. ठीक है, ये भी आपके पास unknown ही basically हम लोगों ने find out करने हैं, but in the way of eigenvalues and eigenvectors. For this हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की I क्रॉस J ऑर्डर की. Let A is equals to Aij be a given n क्रॉस n मैट्रिक्स. ठीक है, n क्रॉस n उसका ऑर्डर चलो आप दे दो. यहाँ पर n क्रॉस n लिखा हुआ है तो n क्रॉस n कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर द वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन की जब भी मैं बात करूँ तो वो आपके पास ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x आती है. अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो A आपके पास क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. X आपके पास क्या है? अननोन कॉलम वेक्टर्स है. लैम्डा आपके पास क्या है? एनी अननोन स्केलर है. राइट साइड पर जहां पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है A माइनस लैम्डा I
into x is equals to 0. ये कैसे आया? इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी पेंसिल्स आपके पास है, इक्वेशन नंबर 1 को लिखो ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0. लेफ्ट साइड से x कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आ जाता है a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने कहा कि a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लैम्डा इज एनी स्केलर, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को स्केलर के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. उसके लिए फिर क्या किया कि जिस ऑर्डर का आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें विद द स्केलर. इट विल गिविंग यू द मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स लैम्डा आई विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर. ये अब आप लोगों के पास ठीक हो जाएगा इनटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. इज इट? ओके. मैम कुछ स्टूडेंट लॉबी में वेट कर रहे हैं, उनको लेट इन कर लें क्लास में. ओके. एक ही बच्चा है लॉबी में. ओके जी. एनीवेज, here x is an unknown column vector, x is equals to x1 x2 up to xn. सब लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था जब मैट्रिसेस शुरू करवाए थे कि वेक्टर्स के साथ मैट्रिसेस का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है. तो x को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो वो लिखते हैं x1 x2 अप टू xn, ये कॉलम वेक्टर भी इसमें बोलते हैं. एंड लैम्डा बी द अननोन स्केलर क्लियरली. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जो ऊपर एक छोटी सी इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो आप यहाँ से ज़रा अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें. अननोन क्या चीज़ है? x है. तो आप मुझे कह दोगे कि उसमें सारे के सारे x i जो है x1 x2 x3 वो सबके सब 0 हो जाएंगे. ये मुझे अब आप लोग बोलोगे तो ये बिल्कुल ठीक है. यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है क्लियरली. द जीरो वेक्टर x इज इक्वल्स टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज ऑफ नो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए किसी भी अननोन का. हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है वैल्यूज के साथ. तो ये है आपके पास फर्स्ट स्टेप. और ये ही स्टेप्स को अगर आप अपने माइंड में रखो, ये 5 स्टेप्स की एक डेफिनेशन है. इनको अगर आप लोग अपने माइंड में रखोगे तो आपका क्वेश्चन प्रॉपरली गो थ्रू हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेक्टर इक्वेशन है. वेक्टर इक्वेशन को सीधा करके लिख देना है इन द सेंस ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? आगे देखें इक्वेशन. अब ये आपके पास नंबर 1 पॉइंट है. अ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वन हैज अ सोल्यूशन. एक तो आपके पास जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बॉदर ना करें. दूसरा सोल्यूशन इन विच एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू. लैम्डा की वैल्यूज जो आप लोग फाइंड आउट करोगे थ्रू सुटेबल प्रोसीजर्स दैट विल बी नोन एज द आइगन वैल्यूज or characteristic value or latent root of the matrix A. Basically, eigen is a German mathematician and it means that proper or characteristic. So that's why the value of lambda for which the system has a solution is called an eigenvalues. उसको eigenvalues भी बोलते हैं, characteristic value भी बोलते हैं, latent root of the matrix A भी बोलते हैं. Number 2, द कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन. कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन का मतलब ये है कि पहले आप लोग आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करोगे. यहीं पर मैं एक बात बोल दूं, इफ यू आर गिवन 2x2 मैट्रिक्स तो उसकी 2 आइगन वैल्यूज आएंगी. 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी. n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो n आइगन वैल्यूज आएंगी. और हर आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सेपरेटली, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं लैम्डा की, उन दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं.
सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑफ इक्वेशन 1 आर कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड जो है आप लोगों ने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक यहाँ पर यहीं पर एक और लाइन भी बनती है जो कि मैं स्टूडेंट्स को साथ ही बोल देती हूँ कि आप पूरी क्लास के आइगन वैल्यूज सेम आएंगे बट आइगन वेक्टर्स हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसका रीजन आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वहां पर पता चल जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। आपको सेट नोटेशन का पता होना चाहिए, वो जो मिडिल ब्रैकेट हम यूज करते हैं। अगर आप अपनी आइगन वैल्यूज को उस मिडिल ब्रैकेट के साथ डिस्क्लोज कर दो तो दैट विल बी नोन एज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। फोर्थ पॉइंट आपके पास है द लार्जेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज of the eigenvalues of A is called the spectral radius। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया कि 2/2 ऑर्डर के सिस्टम के लिए आपके पास दो आइगन वैल्यूज आएंगी। उन दोनों आइगन वैल्यू का लार्जेस्ट सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। मींस अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू कंसीडर इट पॉजिटिव। आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं, उसका सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए और उस एब्सोल्यूट वैल्यूज में से देखें कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो जो लार्जेस्ट होगा दैट विल बी द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए। एंड नंबर 5 इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यूज इज नॉट यूनिक। ये वही बात मैंने बता दी कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो सबकी सेम होंगी, आइगन वेक्टर्स सबके डिफरेंट होंगे, इनकी वैल्यूज यूनिक नहीं होती आइगन वेक्टर्स की। जी, अगर कोई बात पूछनी है तो मुझसे यहाँ तक बात करें। जी मैम, आइगन वैल्यूज ये हैं कि जो लेमडा की वैल्यू आएंगी रिजल्ट, वो आइगन वैल्यूज हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वो आइगन वैल्यूज होंगी और आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैं अननोन वेक्टर्स फाइंड आउट करूंगी x1 x2 या xy, इनको फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे। ओके। चलिए आ जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए साथ ही एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को क्योंकि स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं तो इसलिए भी यूं भी लिखा हुआ हो सकता है कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑन आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए मैंने दिया हुआ है -5 2 2 -2। सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें। ये देखिए वहीं से जहां से मैंने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया है वहीं से ही हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना भी शुरू कर देना है। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए कंसीडर द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन इट। ये देखिए आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। जस्ट अ मिनट। जी, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास कॉलम वेक्टर है, अननोन है, इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू दिस वन।
सॉल्व करना शुरू करें। ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दोगे राइट साइड पर भी, लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ्ट साइड पर। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म को ले आए हो इन द सेंस ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कैसे लेकर आए, आपने इसको लिखा -5x, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने इक्वल कर दिया। ये देखिए, ये आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल किया। उसके बाद आप लोगों ने लैम्डा x1 को लेफ्ट साइड पर लाकर x1 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आ जाती है, और इसको मैंने सिस्टम 1 कह दिया है। तो अगर आप लोग इसको फोकस करो ना, तो ये आपके पास वही इक्वेशन बन जाती है जो मैंने पीछे लिखी थी, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही। ये हो गया। अच्छा जी, अब जो मैंने आज आपको क्रैमर्स रूल के बारे में थोड़ा सा बताया है, अब ये क्रैमर्स रूल का एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने लगा है बाय क्रैमर्स थ्योरम। एक तो क्रैमर्स रूल है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करते हो, बट दिस इज द स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड द क्रैमर्स थ्योरम। वो थ्योरम ये है कि द सिस्टम विच इज होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब है कि हमारे ये जो बी आईज हैं, हमारा लेफ्ट साइड जो है वो 0 हो। इसका देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो यहाँ से नंबर 1 का जो सोल्यूशन x1 और x2 की वैल्यूज आती हैं वो जीरोज आती हैं। वो कंसिस्टेंट भी है और जीरो सोल्यूशन भी है, बट हमें जीरो सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें लैम्डा की कोई वैल्यूज निकालनी है हर हालत में, तभी तो वो आइगन वैल्यूज होंगी। तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द क्रैमर्स थ्योरम। के अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स थ्योरम, द सिस्टम विच इज होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन if and only if its कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक रूल है, इसको याद करो और आगे से इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। क्या रूल, मैं थ्योरम दोबारा से बोल रही हूँ कि सिस्टम 1 जो है, इट विल गिविंग यू द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 with the help of Cramer's theorem, means non-trivial solution x is not equals to 0 if and only if its coefficient determinant is 0। मैं अभी आप लोगों को coefficient determinant लिख कर दिखाती हूँ। अब ये देखिए जरा, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो उसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 होगा। कन्वर्सली, अगर किसी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। आपको मैंने जो 3 केसेस दिए हैं वहां पर ये आप लोगों को नजर आ जाएगा। पहले तो जरा राइट साइड पर जो मैंने अपना हैंड रिटन देखा हुआ है उनको देखें। दस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स is equals to 0, ax minus lambda x is equals to 0, a minus lambda I into x is equals to 0। ये भी आपके पास, these are also the statements of the Cramer's theorem। if system 1 is homogeneous and d is equals to 0, then non-trivial solution, and if the system is homogeneous and determinant is not equals to 0, then ट्रिवियल सोल्यूशन आपके पास आता है। बट आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि क्रैमर्स थ्योरम ने ये कहा है कि सिस्टम 1 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसकी हमें ज़रूरत है उसके लिए कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। अब सिस्टम 1 में से कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालें, क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -5 माइनस लैम्डा 2 -2 माइनस लैम्डा। ये देखिए, इसको अब आप लोग लिख दोगे 0, इसको मैंने डी लैम्डा कह दिया, ये हमें पता चल जाएगा ये वो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है जहां से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यूज आ जाएं। डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन करते जाओगे तो ये देखिए आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई हैं। दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की, कौन कौन सी आई, -1 एंड -6।
तो these values of lambda are the eigen values of the given matrix A. और इसी को अगर आप लोग सेट की फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट की फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट लगा के -1 कॉमा -6 लिख दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। एक आपके पास था स्पेक्ट्रल रेडियस, दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव में है, पहले आप इनको एब्सोल्यूट लो, एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, दोनों में से लार्जेस्ट कौन सी है, 6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 इज द स्पेक्ट्रल रेडियस। क्लियर हो गई? कोई बात समझनी है तो मुझसे बात करें। क्लियर है मैम। मैम ये स्पेक्ट्रल वैल्यू दोबारा एक बार बता दें, इनको एब्सोल्यूट करके क्या करना है? हाँ जी, ये देखिए लैम्डा की दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, वहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई थी कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रेडियस, वो होती है द लार्जेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्स्ट यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव को छोड़ दे, प्लस अज्यूम करें, ठीक है, उसमें से फिर जो लार्जेस्ट है, अब 1 और 6 में से लार्जेस्ट क्या है, 6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 इज द स्पेक्ट्रल रेडियस। ओके, और मैम इनको आप ब्रैकेट्स में लिखना, स्मॉल ब्रैकेट्स में, मिडिल ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं ना, जब जो सेट की नोटेशन होती है, सेट को लिखना आता है ना आप लोगों को मिडिल ब्रैकेट, अगर आप लोग इसको, अब जैसे लैम्डा 1 -1 है, लैम्डा 2 -6 है, सेट की फॉर्म में लिख दो -1 कॉमा -6, तो दैट इज नोन एज द इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये शुरू में डेफिनेशंस में मैंने आपको सारा बता दिया है। जी, इसके बाद आपके पास आता है आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। मैंने अभी ये भी बात शुरू में बता दी थी कि देखिए 2x2 का आपके पास सिस्टम था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो कितनी आइगन वैल्यूज आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी, 2 ही आई है। 3x3 के लिए लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, तो लैम्डा की वैल्यूज आर नोन एज द आइगन वैल्यूज और करेक्टरिस्टिक वैल्यूज और लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलते हैं इनको, ये 3 नाम है हमारे पास। अब आइगन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टू सेपरेटली। पहले मैं लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू -1 के लिए फाइंड आउट करूंगी आइगन वेक्टर। अच्छा, क्या कैसे फाइंड आउट करना है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, इसको बाद में आप लोग जरा खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 इन सिस्टम 1 किधर है जी, ये सिस्टम 1 है, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर पहले क्या फाइंड आउट करना है, -1। जब आप लोग फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास आ जाता है -4x1 + 2x2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आ जाती है 2x। जरा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और मुझे x1 की और x2 की वैल्यू बताएं जरा, करके देखिए और फिर मुझे बताएं। मैम एक बार फिर बता सकती हैं कि क्या करना है? आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी तो समझ नहीं आ रही। मैंने पूछा है, मैंने आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और अब मैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने जा रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट आपने लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इट विल गिविंग यू दीज टू इक्वेशंस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब मैंने पूछा है कैन यू टेल मी प्लीज कि x1 इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो अपनी कॉपीज पर और मुझे बताओ कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। मैम कोई वैल्यूज नहीं आएंगी जी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने।
मैम दोनों कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाते हैं। जी, मैम तो सोल्यूशन नहीं x1 आएगा। भी 0 आ गया और x2 भी 0 आ गया। सोल्यूशन नहीं आ रहा। जी, अब आप लोग ये बोलोगे कि x1 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है। ये कौन सा सोल्यूशन आ गया? ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो x1 की वैल्यू भी चाहिए, x2 की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या स्टेप करना है वो देखो। डिटरमिनेंट। अब हमने ये स्टेप किया, मैंने बच्चे का इंटायरली डिफरेंट स्टेप, ठीक है। आपने काम करना है, इफ वी चूज x1 इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं x1 को चूज कर लेती हूँ 1, तो मेरे पास आ जाता है x2 इज इक्वल्स टू 2 एंड वी ऑब्टेन द आइगन वेक्टर x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। ये जिस सेंस में, जिस तरीके से वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है ना आइगन वेक्टर्स को, आप लोगों ने पेपर में इसी तरीके से नोट करना है, इसी तरीके से लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ x1 को 1 चूज कर सकती हूँ, मैं x1 को 2 चूज कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x1 को यहाँ पर 2 चूज करती हूँ किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर x2 की कोई और वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने आइगन वेक्टर को हमेशा इस नोटेशन में लिखना है, x इज इक्वल्स टू इन द कॉलम वेक्टर में, ठीक है। और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 by choosing different values of x1। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ x1 की वैल्यू चूज करें, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है -4x1 + 2x2 इज इक्वल्स टू 0। आप x2 को चूज करके x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसको उसकी जगह पर लिखना है। कॉलम वेक्टर में हमारे पास होता है x1 एंड x2, तो x2 की जगह पर उसकी वैल्यू लिखनी है, x1 की जगह पर उसकी वैल्यू लिखनी है। आगे देख लें, आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -6। -6 के लिए भी वही किया कि पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू -6 इन सिस्टम 1। ये देखिए, ये मैंने सिस्टम 1 में जब इसको किया तो ये आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। इनको जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिलता है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से, बट मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल्स टू -x1/2। तो इफ वी चूज x1 इज इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल, तो x2 मेरे पास आ गया -1। सो द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू -6 विल बी x इज इक्वल्स टू x1 x2। x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास -1 है। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल्स टू -6 बाय चूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1। ठीक है, यस मैम प्लीज इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दें। किसको बच्चे? इस क्वेश्चन को मैम मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे समझ नहीं आई। चलो फिर इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगी, बिकॉज अब मेरी दोबारा क्लास है एंड इट्स 9:51 नाउ। आप इसको एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके मैम। और बाकी पूरी क्लास ये जो आइगन वैल्यूज वाला क्वेश्चन है इसको बाय हैंड जरा सॉल्व करो। आपके सामने बहुत ज्यादा मसले मसाइल आएंगे, उनको लिख के रखो, जो कि आप लोग लिखते नहीं हो ना। मुझसे किसी ने, सिर्फ 2-4 बच्चों ने, आप लोगों की क्लास के बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके बातें पूछी, उनको मैंने बता दी। बाकी बच्चे पता नहीं कब बैठेंगे काम करने और उनके सामने कब क्यूरीज आएंगी। ना किसी बच्चे ने मुझे गॉस जॉर्डन के क्वेश्चन सॉल्व करके उनके बारे में
पूछा है, ना गॉस एलिमिनेशन के क्वेश्चंस के बारे में बात की है। मैट्रिक्स इन्वर्जन को तो छोड़ देना, फिर आगे क्रैमर्स रूल भी किसी ने पता नहीं सॉल्व किया है या नहीं किया है। एनीवेज, मैंने तो काम आगे से आगे करवाते जाना है। आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि काम करते हो तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। जो बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं मैं उनको आंसर बैक कर देती हूँ। यस मैम। चलिए, ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के ये जो 2-3 पेजेस आज हम लोगों ने किए हैं, इनको जरा गो थ्रू करके आए। नेक्स्ट लेक्चर तक कोई बात समझ नहीं आएगी मुझसे पूछिएगा। 2x2 को सॉल्व करने का डिफरेंट वे है। 3x3 जो है, ये जो आगे मैंने 3x3 की एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है, इसको सॉल्व करने का वे बिल्कुल डिफरेंट है इससे। सो प्लीज ध्यान से इसको पहले 2x2 के मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को सॉल्व कर ले पूरा। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है ये? जी मैम। चलिए ठीक है, इस पे काम करके आइए, फिर मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लें। ओके ओके मैम।